बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सामईन प्रोग्राम राब्ता के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद बलोच। सलाम कबूल कीजिए। सामईन राब्ता प्रोग्राम में हम मुआशरे में रोनुमा होने वाले वाक़यात और हालात का एक तकाबुली जायज़ा लेते हैं, चाहे वो कोयटा हो या बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान लेवल पर। जो भी मसाइल होंगे हम राब्ता में शामिल करेंगे, चाहे वो सियासी हों या मुआशी या मुआशरती सूरत-ए-हाल पर। हम अपने एक्सपर्ट और मेहमानों से गुफ्तशुनीद और उनकी राय मांग लेंगे। ये प्रोग्राम हर हफ्ता दिन 12 बजे FM 88 की लाइव ट्रांसमिशन में नश्र होता है। प्रोग्राम में आप सामीन अगर शामिल होना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन SMS सर्विस पर अपनी हारा दे सकते हैं। इसका तरीक़ाकार यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाकर CN 88 लिख करके अपने नाम और पैगाम के साथ 4471 पर भेज दें। अगर किसी के पास फेसबुक की सहूलत मौजूद है तो वहाँ सर्च इंजन में सर्च करें @FM 88 कोयटा, या कि कोई ट्विटर यूज़ कर रहा हो तो ट्विटर में हमारा पता है ट्विटर हैंडल रेडियो चिल्तन। सामईन, कोयटा में आपको पता है कि बलूचिस्तान एक कबायली मुआशरा है और यहाँ मुख्तलिफ़ क़बाइल रहते हैं। स्पेशली कोयटा में भी मुख्तलिफ़ कौमी और ज़ुबानें रहती हैं। तो एजुकेशन की सतह पर हम जाएँ तो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड हैं, मुख्तलिफ़ सेक्शन हैं, मुख्तलिफ़ ब्रांचेज़ हैं। तो कुछ जगहों में बहुत सारे लोग अपने बच्चों और बच्चियों को उस फील्ड में बेचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो एक माइंड करते हैं या कि उनका अपना हनाक मसला समझते हैं। लेकिन वो वक्त गया जो उस वक्त में लोग ये सोचते थे। अभी दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है और दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त बढ़ता जा रहा है, तो लोगों की माइंड है जो चेंज होता जा रहा है। तो इस सिलसिले में तो बलूचिस्तान में नर्सिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि लोग हैं, हमारे हवाम हैं, माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, अपने बच्चियों को कम इस फील्ड में बेचते हैं। तो हाल ही में कल मैंने कुछ नर्सेस से बात की कि आप लोगों की क्या ख्वाहिश थी कि आपने इस फील्ड को चॉइस किया, या कि आपके माँ बाप ने आप लोगों को फोर्स किया, या कि इसके अलावा कि एक आपके दिल और जहन और माइंड में एक जोश व वलवला पैदा हुआ। क्योंकि बलूचिस्तान में नर्सों के बहुत सारे मसाइल हैं। हर वक्त हम देखते हैं एहतजाज होती जाती है और अपने हकूक़ के लिए लड़ते हैं। तो एक ऐसा फील्ड है जहाँ इन लोगों को नेगलेक्ट किया जाता है। तो मैंने सोचा उनके मसाइल के अलावा हम ये उनसे बात कर लें कि आप लोग इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं और आप लोगों ने क्यों आना पसंद किया। तो हमारे मेहमान हैं, 2 मेहमान हैं। पहली मेहमान हैं रुखसाना अज़ीज़, और उन्होंने अभी रिसेंटली नर्सिंग फील्ड का जो ट्रेनिंग है, उनकी प्रैक्टिस है, ख़त्म किया है और अभी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और दूसरे हमारे मेहमान हैं इना गुलाम रसूल, जो कि ये भी रिसेंटली अपना जो है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में अपने एग्ज़ाम दे चुकी हैं। दोनों को हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुखसाना, आपसे ये पूछते हैं कि आपने इस फील्ड का चॉइस क्यों किया? क्योंकि मुझे लगा हमारी कम्युनिटी में और हमारे लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप खुद एबल हो इस चीज़ की कि आप अपने घर वालों में कोई बीमार हो घर में, तो आप अच्छी तरीके से केयर कर सकते हो। तो इसी तरह अगर हम खुद अपने कम्युनिटी में हम खुद इस पोस्ट पे आएंगे तो अपने लोगों की अच्छी केयर कर सकेंगे बनिस्बत दूसरों के, मतलब अन लोकल के बजाय हम अपने लोगों की अच्छी तरीके से केयर कर सकेंगे। मतलब है कि आपने ऐसा फील्ड चॉइस किया कि जिसमें लोग कम आते हैं। हाँ, लोग कम आते हैं क्योंकि पहले अवेयरनेस नहीं था ना हमारे लोगों में, क्योंकि हम लोग कबायली लोग, हमारे लड़कियों को मैट्रिक तक पढ़ाते थे पहले, फिर घर में बिठा देते, ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग को तरजीह देते थे, वो भी कुछ घराने। लेकिन बाद में अवेयरनेस हो गई, लोगों में ये अवेयरनेस आ गई कि हमारी फील्ड में हमारे लोगों को ज़रूरत है ना, हमारी अपनी ज़रूरत है इनको। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो लोकल लड़कियां हैं वो आने लगे और देखा देखी सब लोग इस फील्ड में आने लगे। और ये हमारी ज़रूरत है, हमारी कम्युनिटी की, हमारे लोगों की ज़रूरत है और हमारा हक भी है कि हम अपने कम्युनिटी में खुद ही अपने लोगों के अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इनकी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी में।
और ये बात आगे ले जा सकते हैं पे प्लानिंग, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो या किसी मतलब फैसिलिटीज़ की कमी हो तो हमें अच्छी तरीके से हमें पता होता है कि ये हेल्थ फैसिलिटी की कमी है हमारी कम्युनिटी में, लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो हम ये बात आगे भी ले जा सकते हैं और अच्छी तरीके से हम खुद कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बनस्बत दूसरों के। अच्छा है ना, आप ये बताएं आपने ये फील्ड आना क्यों पसंद किया? बस मेरा भी यही ख्याल है कि जैसे कि हमारे इलाकों में हमारे लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। पहले तो इस फील्ड को हमारे लोग अच्छा नहीं मानते थे कि ये फील्ड ऐसी है, और ख़ास तौर पे लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते थे घर से बाहर निकलना। फिर आहिस्ता आहिस्ता कर के मतलब हमारे लोगों में शऊर आया, उन्होंने अपनी लड़कियां बाहर भेजी, और ख़ास तौर पे नर्सिंग फील्ड ऐसी है कि हम इसमें मतलब कि बहुत सारे लोगों की केयर कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ख़ास तौर पे अपने इलाके के लोगों के, जैसे वहाँ पे इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, बस इसी वजह से। तो लोग क्यों मतलब इस फील्ड को बुरा समझते थे? इसके क्या वजूहत हैं? लोग बुरा समझते थे या कि लोग मतलब अपनी लड़कियों को या कि बेटियों को ये इस फील्ड में मतलब घसीटना नहीं चाहते थे, खिलाना नहीं चाहते थे? क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि हमें दिन रात ड्यूटी करनी पड़ती है मर्दों के साथ, मेल्स के साथ, इस वजह से। और ख़ास तौर पे हमारे लोकल लोग इस चीज़ को नहीं मानते थे कि हमारी लड़की घर से बाहर निकले और वो इस तरह मर्दों के बीच में हॉस्पिटल में काम करे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आती गई और वो अपनी बेटियाँ, अपनी लड़कियाँ अपने घरों से भेजते गए। तो आपके पेरेंट्स ने मतलब आपको सपोर्ट किया इस बारे में, या कि आपने खुद आपकी अपनी पसंद है? ज़्यादातर मेरी अम्मी और अंकल ने मुझे वो किया था, फोर्स किया था कि आप जाओ इस फील्ड में, उनकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। मतलब वो आपको एक नर्स देखना चाहती थी, या कि मतलब वहाँ आपके एरिया में नर्स कम हैं इसलिए फील्ड कवर करने के लिए? मेरे अंकल जो थे वो एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि मतलब कि हम लोग आगे जाएंगे, आगे कुछ करेंगे तो अपने इलाके के लिए कुछ कर सकेंगे, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें। अच्छा रुखसाना, आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया? जी बिल्कुल, मेरे अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अम्मी ने, मेरे भाइयों ने, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं यहाँ गई। और जब सपोर्ट, इंसान को सपोर्ट, अपनों की सपोर्ट मिल जाए तो फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाती है इससे। मतलब आप जब यहाँ आ गए, कुछ लोग कहते हैं कि नर्सिंग फील्ड मतलब है, जैसे कि अभी हिना ने बताया कि वहाँ मेल के साथ भी ड्यूटी करना पड़ती है, नाइट ड्यूटी भी हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारे जो है कबायली लोग हैं ना, वो अपनी लड़कियों को घर में बिठाना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मर्दों के साथ घूमना फिरना या ड्यूटी करना, ये इनके लिए मतलब अच्छी बात नहीं है ना। तो अभी अवेयरनेस की वजह से और ज़रूरत भी है, हमें अपनी फील्ड में ज़रूरत भी है, इसी वजह से भी अभी बड़ों में भी अवेयरनेस आ गई और अपनी बच्चियों को बाहर निकाल रहे हैं, मतलब पढ़ाई के लिए, ट्रेनिंग के लिए, इसीलिए। तो दूसरी बात यह है कि अक्सर व बेशतर मेडिकल के बहुत सारे फील्ड हैं, फार्मेसी भी है, मेडिकल साइंस भी है, वहाँ क्यों जाना पसंद नहीं किया? वहाँ पे भी जा रहे हैं, हमारे लोकल काफ़ी जा रहे हैं, वहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं और अपनी मतलब परफॉर्मेंस वहाँ पे भी दिखा रहे हैं, और यहाँ पे भी हमारी ज़रूरत के हम लोग यहाँ पे आ गए। आपके डिस्ट्रिक्ट में अभी तक मतलब कितने जो हैं लड़कियाँ हैं जो आपके साथ काम कर रही हैं? मेरे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी लड़कियां हैं अभी, पहले तो बिल्कुल भी नहीं थे, वहाँ पे पोस्टें खाली पड़ी हुई थी नर्सेज़ की, और वहाँ पे बिल्कुल फैसिलिटीज़ भी नहीं थे और लोगों में इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, जैसे मदर हेल्थ, जैसे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, लोगों में अवेयरनेस भी नहीं था और वहाँ पे पोस्टें भी खाली पड़ी हुई थी। तो इसी वजह से वहाँ पे भी ज़रूरत महसूस हो रही थी कि अपने लोगों को बाहर भेजें और पोस्टें कवर करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ के बारे में एजुकेशन दें, ताकि ज़्यादा कम से कम मॉर्बिडिटी रेट है और मोर्टेलिटी रेट है वो रिड्यूस हो जाए। अच्छा है ना, कहते हैं कि मतलब जब प्रैक्टिकल लाइफ में, जब नर्स प्रोफेशनल लाइफ में प्रैक्टिस कर रही होती हैं तो कहते हैं कि वहाँ लोगों का जो डीलिंग है या कि वहाँ उनका रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, मेरा मतलब है उनको मतलब नर्स को उस तरह नहीं देते हैं जैसे कि दूसरे फील्ड के लोगों को। क्या कहते हैं? बहुत सारा ऐसा हुआ है कि पहले भी बहुत दफ़ा इस तरह हुआ था। बस ये है कि इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए सबके साथ। हमने भी इतने साल ड्यूटियाँ की हैं, सब दिन में रात में, लेकिन सबके साथ अच्छी बना के रखी हो, इसलिए मतलब कि सब ने अच्छा रिस्पांस दिया, चाहे पेशेंट के अटेंडेंट हो या डॉक्टर्स हो या हमारे डिस्पेंसर्स हो या एमटीज़ हो, जो भी हो, सब ने अच्छा रिस्पांस दिया और हमें हमारा साथ दिया इस फील्ड में। तो रुखसाना जी कुछ कहना चाहते हैं?
जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, अपनी नीड को देखना चाहिए। ये नहीं कि अभी अगर डॉक्टर है तो ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर्स और नर्सेस को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी ज़रूरत के मुताबिक इनके पास जाना पड़ता है इनको। जैसे कोई मौलवी है, वो अपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मौलवी है अपने मतलब फ़ीमेल्स को पर्दे में रखती है, लेकिन वो अगर कोई मसला होता है, कोई बीमारी होती है, तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास खुद ही लेके जाता है, चाहे मेल डॉक्टर हो या फीमेल हो। तो ये लोग इस नीड को नहीं देखते, ये सिर्फ माइंड करते हैं कि क्यों ये एक साथ काम कर रहे हैं, ये वो। इन लोगों को नीड को भी देखना चाहिए कि हमारे माशरे में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है, और ये है कि और हमें भी अपने सिर्फ टारगेट को देखना चाहिए कि लोगों की खिदमत करनी चाहिए और पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। अगर देखा जाए तो आजकल हालात जहाँ पे भी जो भी इंस्टीट्यूट हो तो वहाँ पे हालात इस तरह हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव सोच हो, अपने टारगेट को देखना चाहिए, अपनी मतलब फ़र्ज़ को अंजाम देना चाहिए। लेकिन कलात जो है ना, अब का ताल्लुक कलात से, और कलात बहुत बड़ा कबायली एरिया है स्पेशली, तो बहुत सारे कास्ट वहाँ रहते हैं। तो जब आप छुट्टियों में जाते हैं घर में, तो वहाँ लोगों का जो रवैया है या क्या आपके हमसाइयों का, वो कैसे, मतलब आपके वालिदैन को ताना नहीं देते हैं या क्या आपको कुछ अलग नहीं देखते हैं? नहीं, उनको बहुत खुशी होती है कि हमारी कोई बच्ची बाहर निकली है, तो इसमें कम्युनिटी की, फैमिली वालों की, अपनों की बहुत फ़ायदा है, क्योंकि कभी भी किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती। क्योंकि ये ऐसा फील्ड है कि अगर आपको जॉब ना भी मिले ना, तो आप अपने अपनों के काम आ सकते हो, अपने मोहल्ले में, अपने घर में आप काम आ सकते हो। अगर ऐसा मतलब अगर आधी रात को किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रही है, तो आप इनको अगर पेन किलर भी लगा दो ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। जब तक सुबह हो जाए, इनकी चेकअप करवाएं, इन्वेस्टिगेशन करवाएं, इनको एडवाइसेस दो, हेल्थ एजुकेशन दो ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। वहाँ पे बहुत खुशी होती है, जब मैं जाती हूँ तो बहुत खुशी होती है हमारे मोहल्ले वालों को, हमसायों को। वो मेरे पास भी अक्सर आते हैं अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स लेके। मैं कुछ ना कुछ मतलब उनको एडवाइस देती हूँ, या मेडिसिन जो मैंने मतलब हेल्थ डिसऑर्डर है उनको मैं ट्रीट खुद मैं करती हूँ, उनको बता देती हूँ, वो मेडिसिन खुद ही लेते हैं, उनकी चेकअप करती हूँ। अगर कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो तो उनको मैं एडवाइस देती हूँ कि यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे चेकअप करवाएं। इतनी भी बड़ी बात है, वो बहुत खुश होते हैं कि हमारी कोई बच्ची बाहर गई है, तो हमारे पूरे मोहल्ले के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए ये बहुत बड़ी बेनिफिट है। अच्छा है ना, आपके मतलब एरिया के लोग, महल्ले के लोग वहाँ वो किस नज़र से देख रहे हैं आपको? जैसा कि हमारे यहाँ पे हब में हम रहते हैं, वहाँ पे तो इस तरह की मतलब ज़्यादातर इस तरह लोग नहीं है, तकरीबन ओपन माइंडेड है, ज़्यादा इतना वो डीप नहीं लेते। लेकिन जब भी घर जाते हैं सब अच्छे से मिलते हैं, करते हैं। और जैसे कि रुखसाना ने बताया, एनी टाइम उनको जिस वक्त भी प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो मतलब हम उनकी हेल्प करते हैं। तो इसी वजह से वो हमें कभी गलत नज़र से नहीं देखते हैं, और ना ही कभी हमारे बारे में कुछ गलत सोचते हैं, ना बोलते हैं कि ये क्यों गई हैं, किस लिए गई हैं। बल्कि वो खुद भी अपनी बच्चियों को भेजने, बस वो यही सोचते हैं कि अब ये गई हैं आगे, इन्होंने कुछ कर दिखाया है, अब कहते हैं कि अभी हम अपनी बेटियों को भी भेजें आगे इस फील्ड में। Pizza Hut Spare Deal. Get 2 regular pizzas for ₹520 each or 2 large pizzas for ₹8.99 each. Pay for a 1.5 litre Pepsi and get an upgrade to a 2.5 litre XXL pack in delivery. Call 111-241-241 for free delivery or order online at pizzahut.com.pk. जी अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं FM 88 के लाइव ट्रांसमिशन में। अगर कोई हमें प्रोग्राम में अपनी कीमती आरा से आगाह करना चाहते हैं तो वहाँ फेसबुक में जाएं, FM 88 क्वेटा बलूचिस्तान को सर्च करें, वहाँ अपना पैगाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ट्विटर यूज़ कर रहा है तो ट्विटर में हमारा पता है ट्विटर हैंडल रेडियो चिल्तन। तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, फिर हम रुखसाना आपकी तरफ बढ़ते हैं। और अभी जो हाल ही में जो वाक़यात हुए हैं क्वेटा में, तो बहुत हंदुनाक हैं और बहुत ही ख़तरनाक और दर्दनाक हैं, जिसको कोई मतलब नरम दिल इंसान देख नहीं सकता। तो आप ऐसे हालात में कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे वहाँ? ये प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आजकल, और ये जो वाक़या हुआ था सिविल हॉस्पिटल में जो धमाका हुआ था, ये तो वाकई में बहुत दिल दहला देने वाला वाक़या था। लेकिन ऐसे टाइम में ख़ुद को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, क्योंकि हमें ट्रेनिंग में भी यही बताया जाता है कि अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हम ऐसे पेशेंट्स की केयर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे हालात में सर्वाइव करना पड़ता है, और ऐसे मतलब अपने लिए, अपने लोगों के लिए, और ऐसे वाक़यात से निपटने के लिए
हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग हम रखते हैं। और ट्रेनिंग में भी हमें यही बताया जाता है कि ये ऐसा फील्ड है कि इसमें मतलब जो एक्सीडेंट्स भी होते हैं, मतलब बहुत खौफनाक एक्सीडेंट है, या जैसे कि ये ब्लास्ट हुआ था, ये है बहुत ज़्यादा इंसानी जानें ज़ाया हो गए थे इनमें। तो इस सिलसिले में जब इस तरह के मतलब मरीज़ आते हैं, पेशेंट आते हैं, तो आप लोगों के ज़हन में इस तरह क्या होता है, अर्जेंटली आप क्या कर सकते हैं उनके लिए? सबसे पहले तो इनके वाइटल्स हम देखते हैं, जैसे कि रिस्पायरेशन है पेशेंट के देखते हैं, मतलब इनको फर्स्ट एड देना होता है। अगर पेशेंट को मतलब ब्लीड करे तो सबसे पहले इनकी जो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल करना होता है, हमें इनको फ्लूइड देना होता है, IV लाइन मेंटेन करना होता है, और मतलब जल्दी से डॉक्टर को भी बुलाना। डॉक्टर और स्टाफ दोनों मतलब मिल के काम करते हैं, और इसमें जो है एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि पेशेंट एक इंसानी जान है, इंसानी जान बहुत कीमती होती है। और हमारा जो फ़र्ज़ है कि हम ऐसे टाइम में ना कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंसानी जान जो है उनको बचाने की कोशिश करें, और हम लोग करते भी हैं। और बाद औक़ात हम लोग अलग साइड से जो होता है तो वो हो जाता है, हम रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हम लोग केयर करते हैं उसके बाद हम लोग बहुत सेटिस्फाई होते हैं कि हमने मतलब बहुत कुछ किया और एक पेशेंट मतलब सही हो गई इससे, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से बच गई, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिलती है। और ऐसे टाइम में हम पेशेंट की जो है रिस्पायरेशन है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ब्लीडिंग कंट्रोल करने का। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो मतलब उनको आगे रेफ़र करते हैं फिर। अच्छा है ना, आप इस सिचुएशन में कैसे सर्वाइव करते हैं? बस जैसा कि रुखसाना ने कहा कि पहले हमें खुद ठीक होना चाहिए, खुद को मतलब मजबूत रखना चाहिए कि हम लोग को हर प्रॉब्लम का मतलब सामना अच्छे से करना चाहिए। हम खुद को ऐसे नरम करके रखेंगे, खुद खून और चीज़ें देख के डर जाएंगे तो इस तरह नहीं होगा। हमें खुद भी स्ट्रांग होना चाहिए और पेशेंट को भी हौसला देना चाहिए कि वो मतलब कि ये जो प्रॉब्लम आई है इसका सलूशन है, वो ठीक हो सकते हैं। और ये कि मतलब लोग अच्छे से उनकी केयर करें और उनकी हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई किस तरह करते हैं? मतलब हंस कर करते हैं, मुस्कुरा कर करते हैं? मुस्कुरा के करते हैं, उनको अच्छे से हौसला देते हैं। मीन्स के मुस्कुरा के उनको डायरेक्ट हम हंस तो नहीं सकते, इतना के लगा के ये भी नहीं, मुस्कुरा के प्यार से उनको समझाना कि भाई ऐसा नहीं, आपका ये प्रॉब्लम हल हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, आप इतनी सीरियस कंडीशन में नहीं हो। मतलब झूठी तसल्लियाँ देते हैं? नहीं, झूठी तसल्लियाँ क्यों, इंशाल्लाह जब देखते हैं कि वो ठीक हो सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों की बीमारी और लोगों की टेंशन हमारे मतलब समझाने से, हमारे प्यार से बात करने से भी वो मतलब ठीक हो जाते हैं। उनकी आधी बीमारी तो मतलब इस तरह ठीक हो जाती है कि मतलब उनको हौसला देने की और डॉक्टर की जो एटीट्यूड है, जो उनका बिहेवियर मतलब उनका रवैया है, अच्छा रवैया है, इनसे भी जो पेशेंट की जो 50% जो है वो बीमारी ना ठीक हो जाती है। और बाद में जो ज़िंदगी मौत है वो अल्लाह के हाथ में है। अगर पेशेंट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम पहले से पेशेंट के जो अटेंडेंट है उनको बता देते हैं कि आपका जो पेशेंट है ना वो मतलब इस कंडीशन में है। पहले से उनको प्रिपेयर करते हैं हम लोग मेंटली तौर पे कि आपका जो पेशेंट है वो इस कंडीशन में है। अगर बाद में अल्लाह ना करे मतलब कुछ हो जाए, एक्सपायरी हो जाए कुछ, तो उनको पहले से हम लोग प्रिपेयर करते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन कभी कभार मतलब जो रिश्तेदार हैं जो बाहर बैठे होते हैं वो तो ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, ये जज्बाती होते हैं, डांटते हैं। बिल्कुल ऐसा हो जाता है, ये ऐसा फील्ड है क्योंकि उस टाइम जो है इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि अपनों के तो दुख बर्दाश्त नहीं होते हैं, तो ऐसे में भी हमें फिर बर्दाश्त करना पड़ता है, इनकी बातें सुननी पड़ती है और खामोश रहना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है इस फील्ड में तो सुनना पड़ता है, जूते भी पड़ते हैं, कभी कभी डॉक्टर्स को, बड़े बड़े सर्जन्स को भी जूते पड़ते हैं, तो वो खामोश हो जाते हैं। ऐसा वाक़या आप लोगों के सामने हुआ है कभी, मतलब डॉक्टर को भी जूते पड़े हैं? मेरे सामने तो फ़िलहाल ऐसा कोई जूते का वाक़या नहीं हुआ, लेकिन ये है कि पेशेंट एकदम सीरियस कंडीशन में आया, उसको सीवियर पेन हो रहा हो। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि डॉक्टर बैठा अपने कैबिन में, अपने रूम में बैठ के खाना खा रहा था और पेशेंट बहुत तकलीफ़ में था और वो बार बार मेरे पास आ रहा था। और जब तक डॉक्टर नहीं वो अपनी एडवाइस नहीं देता तब तक फ़िलहाल सबसे पहले मैं पेशेंट का कुछ नहीं कर सकती। तो इसी तरह डॉक्टर पे बहुत चिल्लाया किया, तो उसने मुझे भी कहा कि मैं फिलाने का बनता हूँ, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो मैंने उन्हें मतलब अच्छे से समझाया कि आप लोग फ़िलहाल साइड पे हो जाए। डॉक्टर ने देख लिया है, डॉक्टर को भी बहुत सुनाया। तो डॉक्टर गया, डॉक्टर ने मतलब उसको देखा किया, जो ट्रीटमेंट लिख के दिया, फिर उसके बाद मैंने अपना सारा उसको ट्रीटमेंट किया, उनको अच्छे से समझाया किया ऐसा होता है। उनके सारे अटेंडेंट्स को एक साइड पे कर दिया, पेशेंट के साथ लगी रही और
और थोड़ी देर में पेशेंट का पेन रिलैक्स हो गया और वो अच्छा फील करने लगा। और उसके बाद वही अटेंडेंट्स आके हमसे सॉरी कर रहे थे कि सिस्टर माफ़ करना, इस हमने फील्ड में ना रिलैक्स होना पड़ता है, सुनना पड़ता है, फिर बर्दाश्त भी इस फील्ड में करना पड़ता है। फिर बाद में कुछ एजुकेटेड लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं ना कि हमारा कसूर, फिर वो सॉरी करते हैं। अगर सॉरी ना भी करे तो फिर हमारा काम पेशेंट से है, पेशेंट स्टेबल हो जाए, बस बातें तो इस फील्ड में सुनने पड़ती हैं। नहीं, इसके अलावा मतलब इमरजेंसी जो वार्ड है, आप वहाँ जाते हैं तो इमरजेंसी हालात में कंडीशन में, तो वहाँ आप लोगों को जो मरीज़ को देखते हैं या को पेशेंट को देखते हैं, अजीब सा नहीं लगता है? नहीं, शुरू में जब हम लोग शुरू में इस फील्ड में आए थे उस टाइम तो लगता था, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे हम लोग, हमारे हाथ कांपते थे, कैनुला पास करते हुए, इंजेक्शन लगाते हुए हाथ कांपते थे। शुरू में ऐसा था, लेकिन अभी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक, मतलब अच्छे से हम अपना काम कर सकते हैं, पेशेंट को केयर दे सकते हैं। शुरू में मतलब कैसे, मतलब शुरू में अब अभी देखो ना, अगर एक घरेलू लड़की है घर में, वो पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं किया, उसने घर से निकली ही नहीं है, ऐसे माहौल में जब वो आ जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो आदी हो जाती है इस माहौल की, और उसको मतलब उसके दिमाग में बैठ जाती है कि मेरा ये काम है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा मतलब मैं इस फील्ड में मैं कदम रख चुकी हूँ तो मुझे ये करना है। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता माहौल के मुताबिक वो अपने आप को डालने लगती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दिमागी तौर पर मतलब वो आदत तो उसको बढ़ जाती है इन चीज़ों की। जैसे कि हमारे यहाँ पे सिविल है या बीएमसी, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इनमें तो डॉक्टर हों या स्टाफ ही हों, उनको आदत पड़ गई है कि भाई हमारा काम पेशेंट को केयर देना है। अगर हम लोग डर जाएंगे तो पेशेंट जो है वो उनको केयर नहीं दे पाएंगे। अच्छा है ना, ये खून से लथपथ ज़ख्मी लोगों को देखकर आपका दिल नहीं घबराता? अभी तो आदत हो गई है क्योंकि इतने साल गुजर गए। जब स्टार्टिंग में हम आए थे, हमारा फर्स्ट ईयर था, तो स्टार्टिंग में जैसे कि ब्लास्ट हुए थे तो हमारी ड्यूटियाँ लगी थी, उस वक्त थोड़ा मुझे घबराहट हुआ था, दिल घबरा रहा था क्योंकि उनके स्टिच करना, उनको फर्स्ट एड दे के उनका वो सारी ड्रेसिंग करना, पहले तो बहुत अजीब लगा, खून देख के स्मेल भी आई, उल्टी सी आ रही थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है आदत हो गई है और अब हम इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं करते हैं। जैसे किसी को अपना काम इजी लगने लगता है, जैसे आप हो ना, हमारे लिए तो आपका काम बहुत मुश्किल है, लोगों को बुलाना, उनसे क्वेश्चन करना, फिर आगे ही इन चीज़ों को फॉरवर्ड करना ना, तो हमारे लिए अभी हमारा काम आसान है और हर कोई अपना काम अभी मतलब आसान तरीके से कर सकता है। शुरू में तो आपको भी कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान को जो है वो आदत पड़ जाती है अपने काम की। तो क्या आपके ख्याल में हर कोई लड़की ये काम कर सकती है, नर्सिंग? ये तो उसका मतलब शौक़ होगा, अगर वो इस फील्ड में आना चाहेगी तो वो लाजमी कर पाएगी। कुछ लोगों में इतनी स्टेमिना होती है कि वो कर सकती है, लेकिन कुछ लोग जो है शुरू में ही भाग जाते, मतलब फर्स्ट ईयर में ही भाग जाते हैं ना, क्योंकि कुछ लोग हॉस्टल की लाइफ से तंग आके वो चले जाते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल के मतलब हॉस्पिटल में काम करने की वजह से वो तंग आके चली जाती है ना। शुरू में काफ़ी लड़कियाँ छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ जो हैं वो मतलब क्लियर करके माशाल्लाह भी जॉब कर रहे हैं और अपना जो फ़र्ज़ है वो अंजाम दे रहे हैं। जी सामिन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, पर इसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब मैं अपने वाक़यात दूसरों को सुनाता हूँ तो एक दोस्त होता हूँ, जब मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, समझाता हूँ, तो मैं एक बाप होता हूँ, जब मेरी बीवी को मदद की ज़रूरत होती है मैं एक शोहर होता हूँ, लेकिन हर दिन मैं अपनी कौम का काबिल फ़ख्र हिस्सा हूँ। इसलिए मैं एक सेहत मुहाफिज हूँ ताकि अपनी कौम के मुस्तकबिल की हिफाजत कर सकूँ, हमारे बच्चों को महफूज रख सकूँ। जब तक हर बच्चा पोलियो से महफूज नहीं हो जाता हमारे तमाम बच्चे खतरे में हैं। तो जब भी हमारे हेल्थ वर्कर आए 5 साल तक के हर बच्चे को हर बार पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं, क्योंकि हम एक दूसरे की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। जी वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं चिल्तन FM 88 की लाइव ट्रांसमिशन प्रोग्राम राब्ता, और ये प्रोग्राम आप सुन सकेंगे हर हफ्ता दिन 12 बजे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, अभी तक अब बढ़ते हैं हैना हब की तरफ। सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि मतलब आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई स्टोरी है जो आज तक आपके दिमाग में, दिल में और आंखों के सामने उसकी तस्वीर घूम रही है? बस एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं ड्यूटी पे थी और मैं जैसे ही गई थी मैंने मेडिसिन वगैरह की, तो मैंने देखा कि वार्ड में एक बाबा पड़ा हुआ है, बेचारा लावारिस, और उसको 104 टेम्परेचर था।
मतलब 104% मतलब बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, 104 105 के करीब उसको टेम्परेचर था और उसके साथ कोई भी नहीं था और बेचारा अकेला था। बस फिर मैंने खुद बाकी पेशेंट्स को मेडिसिन एक साइड पे की, मैंने कहा वो तो होती रहेंगी, सबसे पहले इसको कवर देना लाजमी, इसको ठीक करना। फिर मैंने उस बेचारे की केयर की, एक अपने साथ डॉक्टर को भी बुलाया, हम दोनों ने उसकी मतलब कोल्ड स्पंजिंग की, उसको ठीक किया और उसका टेम्परेचर नीचे आ गया, कम हुआ। तो उसके बाद तभी उसकी मेडिसिन लाने वाला भी कोई नहीं था, बेचारा कोई वो नहीं था। फिर मतलब जो इसको ज़रूरत थी, जैसे कि हाई ग्रेड फीवर में उसको फीवर लो करने के लिए प्रोवास इन्फ्यूजन लगाना पड़ता है, तो इसी तरह मतलब कि हमने किसी के थ्रू वो मंगवाया, उसको किया। वो जब जाके थोड़ा होश में आया, उसके बाद बाबा ने हमें बहुत दुआएं दी कि मतलब कि आप लोग इतनी केयर करते हो, इतना वो ख्याल रखा मेरा, तो उसने मतलब बहुत दुआएं दी मुझे। और इसी तरह पेशेंट्स की दुआएं मतलब हमें मिलती रहती है और अल्लाह का शुक्र है, हम पे ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, हम बहुत सारी प्रॉब्लम से फंसे, लेकिन अल्लाह पाक ने उनके थ्रू, उनकी दुआओं के मतलब उसके ये करके अल्लाह ताला ने हमारी बहुत सी मुसीबतें दूर की हैं। ड्यूरिंग द ड्यूटी आप पूरी रात जाग रहे हैं अगर आँख लग गई तो? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम वार्ड में होते हैं और टेंशन होती है पेशेंट्स की और नींद नहीं आती है, वहाँ पे आराम नहीं आता। हॉस्पिटल ऐसी जगह जहाँ पे इंसान उनको नींद नहीं आती, और हमें ड्यूटी भी होते हैं, तो हर थोड़ी देर में पेशेंट आता है, कभी इसको कोई तकलीफ़ हो रही है, कभी क्या प्रॉब्लम होती है, तो आराम वगैरह नहीं होता। अच्छा, बहुत ये शिकायत भी हमने सुनी कि नर्स जो हैं, ये ट्रेनी हैं जो लोग, ये अपने ड्यूटी और चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, ये सही हुआ? लेकिन करते होंगे, लेकिन मतलब कि अभी तक हमने कि एक्सचेंज कर रहे हैं भी, तो ये इतनी वो कोई नहीं है। ड्यूटी करनी है, चाहे वो उसकी जगह करे या वो उसकी जगह करे, ड्यूटी तो जो जिस वार्ड में जो ड्यूटी करेंगे, जिस पेशेंट को, जिस वार्ड के जो पेशेंट उनके जिनको जो ट्रीटमेंट देनी होगी वो उनकी ट्रीटमेंट पूरी होती है, उनकी मेडिसिन होती है, वो उनका हो जाता है, चाहे मैं करूँ या मेरी कोई दोस्त करे या कोई भी करे, काम कंप्लीट करना होता है। स्टाफ होना, वहाँ पे कोई भी हो, स्टाफ होना लाजमी है वहाँ पे वार्ड में, ऑन ड्यूटी स्टाफ और डॉक्टर जो है वो उनका मौजूद होना लाजमी है। बाकी इससे लोगों को क्या काम, पेशेंट को मेडिसिन मिल रहे हैं, उनके डोजेज उनको मिल रहे हैं, तो इससे तो उनको लोगों को तो कोई काम नहीं कि स्टाफ जो भी हो। मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल रुखसाना ने 5 दिन इन्हाक के लिए ड्यूटी किया और घर चली गई और फिर वो आ गई, फिर इसने इसकी जगह। इस तरह तो नहीं होता, लेकिन अगर फ़िलहाल कि जैसे कि मैं ड्यूटी पे हूँ, खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई इमरजेंसी हो गई, कोई वाक़या आ गया या इमरजेंसी मुझे कहीं जाना पड़ा, तो इस तरह मतलब वो मेरी जगह ड्यूटी कर सकती है, एक दूसरे को कवर हम दे देते हैं। मतलब शिफ्ट लगते हैं ना, मॉर्निंग इवनिंग। अगर मेरी ड्यूटी मॉर्निंग है, इना की नाइट है, तो इस तरह हम कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। अभी मॉर्निंग में अगर इना कहीं पे चले गई तो मॉर्निंग में मैं इना की जगह कर सकती हूँ, फिर अपनी ड्यूटी भी मैं नाइट में कर लूँगी, तो इस तरह तो करते हैं एक्सचेंज। इसमें तो कोई वो नहीं है, ऑब्जेक्शन तो नहीं होनी चाहिए लोगों को, लेकिन फिर भी इस फील्ड में तो ऑब्जेक्शन वैसे ज़्यादा है, तो हम लोग फेस कर लेते हैं। वैसे ऐसा मतलब अभी मतलब क्वेटा में, ओवरऑल ये बलूचिस्तान में अभी तक नर्सेज के कितने मसाइल हैं जो मतलब ड्यूरिंग द ड्यूटी जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, मतलब वो जो हाला हैं या कि सामान वगैरह की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर हमें यहाँ पे ड्रग का प्रॉब्लम स्टार्ट में होता था, ड्रग का, और जैसे कि इमरजेंसी में पेशेंट आए तो वो तो हमारे पास नहीं होता, वो मतलब कैजुअलिटी में प्रॉब्लम होता है कि स्ट्रेचर का प्रॉब्लम होता है बाज़ दफ़ा। अभी के जैसे कि लास्ट टाइम ब्लास्ट हुआ था तो यही प्रॉब्लम सामने आती कि स्ट्रेचर नहीं मिल रहा, मेन चीज़ होती है स्ट्रेचर। और जैसे कि पेशेंट को शिफ्ट करते हैं लोग, गाड़ी में ले आते हैं, अभी स्ट्रेचर नहीं होता, जो पेशेंट सीरियस होता है, जो चल नहीं सकता, उनको सबसे पहले स्ट्रेचर की ज़रूरत होती है, उसके थ्रू वो मतलब कैजुअलिटी तक, वार्ड तक पहुँचे। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर सामने आती है। और उसके बाद ड्रग का प्रॉब्लम होता था, फिर ये कि हम लोग MS और DMS से और फार्मासिस्ट जो होते हैं उनसे बात कर के हम लोग ड्रग का हमने कुछ प्रॉब्लम सही करवाया, सॉल्व करवाया। और उसके बाद हमारा प्रॉब्लम आ रहा था गार्ड सिक्योरिटी हमें नहीं दी जा रही थी। और जैसे कि मैं अपनी बता दूं कि मेरी ड्यूटी मेल वार्ड में लगी थी, सर्जरी, और आप जानते हैं कि सर्जरी में, इमरजेंसी में कोई भी मतलब आधी रात को किस टाइम भी गनशॉट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कोई भी हो गया, MLC जो भी हुआ, वो आते हैं तो दुनिया का रश होता है। ज़्यादातर लड़के, और अकेले वार्ड में फीमेल अकेले हम होते हैं, और हमारे साथ डॉक्टर भी होते हैं, वो अपना रूम में होते हैं, हम सिर्फ अपने स्टाफ रूम में होते हैं, तो सिक्योरिटी का बहुत प्रॉब्लम होता था। फिर उसके बाद हमने MS से कह के अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड भी रखवाया
क्योंकि हम लोग लड़कियां अकेले नहीं कर सकती थी। बाकी जो है पेशेंट को तो हैंडल कर लेते, लेकिन पेशेंट के अटेंडेंट जो इतने ज़्यादा आते हैं, हंगामे करते हैं, बहुत वो करते हैं, तो उसके लिए फिर मतलब हमने अपना गार्ड भी, सिक्योरिटी गार्ड भी अरेंज करवाया था। अच्छा रुखसाना, आपकी लाइफ में ऐसे कोई वाक़यात हुआ है जो कि आज तक वो आपके दिमाग में घूम रही है? हाँ, इस फील्ड में वाक़यात तो बहुत होते हैं, मतलब बहुत दिल दहला देने वाले भी वाक़यात होते हैं, और बहुत सी ऐसी वाक़यात होती है जिन मतलब अफसोस भी होता है और सेटिस्फिकेशन भी होती है इंसान को। जैसे कि मैं एक मरतबा ड्यूटी कर रही थी, मेरी नाइट लगी थी मेडिसिन वार्ड में, वहाँ पे मेल मेडिसिन में। वहाँ पे नाइट में मैं बहुत से पेशेंट थे, कूल नाइट था, इमरजेंसी नहीं थी। मैंने रात के जितने भी मेडिसिन थे मैंने कर लिया। उसके बाद एक बाबा था वहाँ पे, वो उसको सीए लंग्स, मतलब जो लंग्स के कैंसर है वो उसमें मुब्तला था। उसके बाद मैंने उसको उसके जो डोजेस थे जो डॉक्टर ने मतलब प्रिस्क्रिप्शन दिया था उसके मुताबिक मैंने उसको मेडिसिन दिए। फिर आके मैंने रिसेप्शन पे बैठ गई। उसके बाद मैंने देखा सारे पेशेंट स्टेबल हैं और कुछ पेशेंट मतलब आराम कर रहे हैं। मैंने लाइट ऑफ की, एक दो लाइट मैंने ऑन रखा, बाकी लाइट ऑफ करके मैं अपनी ड्यूटी रूम में चली गई। थोड़ी सी वहाँ पे मैं बैठी, तो बाद में रात के 3-4 बजे के टाइम मुझे लगा कि बाबा की कांसने की आवाज़ आ रही है, और वो दर्द से ऐसे मतलब दर्द भरी आवाज़ निकाल रहा था ना। तो मैं वहाँ पे गई तो वो बेचारा दर्द में तड़प रहा था और खांसी बहुत ज़्यादा, चेस्ट बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड थी। मैंने उसको ऑक्सीजन लगाया, उसी टाइम नेबुलाइज किया, और पेन उसके चेस्ट में पेन भी बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रही थी। मैंने उसको पेन किलर लगाया। मैंने कहा अगर ये स्टेबल हो गई तो सही, वरना मैं डॉक्टर भी वहाँ पे अपनी ड्यूटी रूम में बैठा हुआ था। मैंने कहा डॉक्टर को फिर बुलाऊँगी। उसके बाद वो 5 मिनट मैंने देखा, वो मतलब बिल्कुल ठीक हो गई ना, थोड़ी सी स्टेबल हो गई। वो मुझे बहुत दुआएं देने लगी, मेरे सर पे हाथ रखा उसने और बहुत ज़्यादा दुआएं देने लगी। तो वो ये भी कह रहा था कि आधी रात को सारे सो रहे हैं और आप लोग इतनी मरीज़ों की मतलब केयर करते हो, आप लोगों की अल्लाह करे सारी मसले हल हो जाएँ, आप लोगों की मतलब कोई मुसीबत नहीं आए, अल्लाह आप लोगों को ऐसे बीमारियों से बचाए। बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहा था वो। फिर वो थोड़ा सा स्टेबल हो गया। फिर मैं आके अपनी ड्यूटी पर, फिर मैंने एक मतलब राउंड लगाया, सारे पेशेंट स्टेबल थे। फिर सुबह के टाइम मतलब 7 बजे के टाइम इस तरह दोबारा ये सीरियस हो गया। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया। उस टाइम ये बेचारा बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो गया था। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने जो इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं उस टाइम जो हम लगाते हैं, डॉक्टर ने वही रिकमेंड किया, मैंने वही लगाया, उसको ऑक्सीजन दिया। लास्ट स्टेज में जो है वो पहुंच चुका था ना, लेकिन वो बेचारा एक्सपायर हो गए। उसके बाद वो एक्सपायर हो गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि हम उनको बचा नहीं सके। इतना मतलब ये बहुत ज़्यादा उसकी जो कंडीशन थी वो ख़राब हो चुका था। फिर मुझे अफसोस तो बहुत हो रहा था कि हम उनको बचा नहीं सके, लेकिन एक बात की खुशी भी हो रही थी कि मैंने इतनी दुआएं उससे ली, उसने दिल से मुझे दुआएं दी, मेरे सर पे हाथ रखा, और डॉक्टर को भी बहुत दुआएं दी, मुझे भी। तो एक तरीके से मुझे सेटिस्फिकेशन भी हो रही थी कि हमने बहुत कोशिश की, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन जो अल्लाह की
अच्छा है ना, इस तरह के मतलब ट्रेजेडी आपके मतलब ज़िंदगी में ऐसा हुआ है आपके सामने, जैसा कि अभी रुखसाना ने बताया? जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इस तरह वार्ड में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं सीरियस, हम उनकी केयर करते हैं और बाज़ दफ़ा वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन बस ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, सेहत देने वाला, और जिसकी सेहत होती है, मौत ज़िंदगी लिखी हुई होती है, वो ठीक हो जाते हैं। और जो सीरियस कंडीशन में होते हैं, मतलब कि अब देख रहे होते हैं कि वो लास्ट स्टेज पे हैं, इतना तो फील हो जाता है, पता चल जाता है कि लास्ट स्टेज पे। फिर हम उनके अटेंडेंट से मतलब बात करते हैं कि उनको हम पहले से उनको बता देते कि आपके पेशेंट की ये कंडीशन है, खुदा ना खास्ता किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। और बाज़ दफ़ा हम इसलिए बता देते हैं ताकि इनको पता चले कि हमारे पेशेंट की ये हालत है। लेकिन बाज़ दफ़ा लोग इस तरह होते हैं, नहीं समझते, बिल्कुल वो नहीं करते, हंगामे पे उतर आते हैं। और बाज़ दफ़ा इस तरह हुआ है, स्टाफ और डॉक्टर पे हाथ उठाया उन लोगों ने कि हमारे पेशेंट के साथ ऐसा क्यों हुआ, जिससे कि मेडिसिन वार्ड में ज़्यादातर पॉइजनिंग केस आते हैं। वो फिर पेशेंट बहुत तो मतलब उसके लिए तो हमें एकदम रेडी होना पड़ता है कि उनका स्टमक वॉश करना पड़ता है, जल्दी जल्दी उसको बचाना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर हम बचा भी लेते हैं पेशेंट को, लेकिन बाज़ दफ़ा कोई नहीं बच पाता, जैसे कि लेट पहुंचते हैं या कुछ होता है, तो उनके अटेंडेंट बहुत मसला करते हैं। अच्छा रुखसाना, ऐसा मतलब इसके अलावा मैं ऐसा काम आपने ज़िंदगी में किया हो, चाहे वो आपके गाँव का कोई स्टोरी हो या कि शहर का, तो अभी तक या आज तक आपको मतलब उस पर फ़ख्र है कि वाकई ये मैंने ज़िंदगी में किया, बहुत ही बेस्ट था, और आज उस पर आपके वालिदैन भी फ़ख्र करते हैं, या कि आप ख़ुद फ़ख्र कर रहे हैं, या कि आपने सोचा कभी अपने जहन में कि मैंने अपने प्रोफेशनल के साथ ईमानदारी की? हाँ, जैसे कि आपको पता है कि आजकल लोगों को ज़्यादा ऑब्जेक्शन है, पोलियो ड्रॉप्स नहीं देते ना बच्चों को। हमारे इलाके में वहाँ पे पोलियो मुहिम शुरू हो चुका था, वहाँ पे शुरू हो गया था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप लोग हमारी टीम के साथ चले ना, क्योंकि एक गांव था वहाँ पे बिल्कुल ही मतलब ऐसे सीधे साधे लोग रहते थे, उनको अवेयर नहीं था इस बारे में कि ये ड्रॉप मतलब पिलाने चाहिए बच्चों को। उनको इतना था कि ये मतलब उन्होंने कहीं से दूर से सुना था कि ये सही नहीं है बच्चों के लिए। जैसे कि आपको पता है आजकल पोलियो के बारे में कि बहुत से लोग अपने बच्चों को नहीं पिलाते। वो लोग मतलब वो मेरी फ्रेंड थी हमारे जो मोहल्ले में, वो हेल्थ वर्कर, वो सुपरवाइज़र थी हेल्थ वर्कर्स की, और उसने मुझे कहा कि मेरे साथ चले ना, किसी इलाके में जाना है, पोलियो ड्रॉप्स देने। तो मैं वहाँ पे गई, एक घर में हम लोग गए तो काफ़ी गालियाँ पड़ी इनको, घर में घुसने नहीं दिया। तो उस औरत ने यही बोला कि आप लोग कुछ देते ही नहीं हो, बस ये मतलब उसमें बलोची ब्रावी ज़बान में कहते चुटोक ना, कतरे को ड्रॉप को बोलते, कहते ये चुटोक सिर्फ डालते हो मुँह में ना, बच्चों के पता नहीं क्या है ये। हमने सुना है कि ये मतलब सही नहीं है बच्चों के लिए, तो बहुत सी गालियाँ पड़ी इनको। फिर मुझे वहाँ पे लगा कि इन लोगों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम रखना चाहिए, जैसे हमारे मतलब कम्युनिटी के मुतबरीन हैं उनको मिला के, उनकी शमूलियत से हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम अरेंज करें कि हम लोग कम्युनिटी के जो मुतबरीन हैं उनके साथ औरतों को और इनके जो घर के मतलब उनके जो शौहर हैं या घर के जो बड़े हैं उनको बुला के इनको अवेयर दे इस बारे में, इनको पोलियो के फ़ायदे बताएं, और इनको अगर ना देने के फ़ायदे बताएं और ना देने के नुकसानात बताएं। फिर इन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि चेंजेस तो आहिस्ता आहिस्ता आती है लोगों में, चेंजेस लाना, इतनी तब्दीली लाना तो इतनी जल्दी तो नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में तब्दीली लाने के लिए काम करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद फिर एवेलुएट करेंगे कि हमने कितना काम किया और कितना नतीजा निकाला इसका। फिर वहाँ पे मैंने 2-3 घरों में अच्छे खासी गालियाँ मिली पोलियो की टीम को, उन्होंने ड्रॉप डालने नहीं दिया बच्चों को। फिर कुछ घरों में हम लोग गए, उनको थोड़ा बहुत समझाया तो वो समझ गए। फिर हम लोग बाद में पोलियो वगैरह दे के आ गए, तो यहाँ पे ये लोग जब फॉर्म भर रहे थे अपने तरीके से, वो जो डॉक्यूमेंट्री जो हिसाब किताब है इनके वो कर रहे थे। फिर मैंने इनको एक एडवाइस दिया, मैंने कहा आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग इनको अवेयरनेस दो, हेल्थ एजुकेशन दो, पोलियो के बारे में बताओ, इस डिज़ीज़ के बारे में बताओ कि ये क्या है, ये कैसे फैलता है और ये कैसे इससे प्रिवेंट किया जा सकता है और कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो इनके बेनिफिट जब तक आप लोग ऐसे लोगों को जो पेरिफेरी में ऐसे इलाकों में रहते हैं, दूर दराज इलाकों में, इनको पता नहीं होता, इनको बताना पड़ता है कि मतलब किस तरह एक डिज़ीज़ के बारे में उनको बताना पड़ता है। और जैसे कि पोलियो, इसके बारे में, ये पोलियो ड्रॉप्स के बारे में इनको ज़्यादा ऑब्जेक्शन है कि हम लोग नहीं देंगे, इनके बारे में इनको बताना पड़ता है।
तो आप लोग एक कैसा प्रोग्राम अरेंज करो पोलियो मुहिम से पहले, इनकी मोतबरीन को मिला कि ना आप एक ऐसा प्रोग्राम अरेंज करो कि आप लोग इनको मतलब इनमें तब्दीली लाओ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग आप सही कह रहे हैं कि हमने कभी भी तवज्जो नहीं दिया, जिसने अपने बच्चे को पिलाया नहीं पिलाया तो हम 1-2 बार बोल देंगे, वो नहीं पिलाए तो बस नहीं पिलाए ना, इसीलिए तो पाकिस्तान में पोलियो जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है। फिर उन्होंने 1-2 हफ्ते बाद उन्होंने कहा कि मैं DHO जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर उनसे बात करके कि ऐसा कोई प्रोग्राम अरेंज करके मतलब हफ्ते में 1 बार वहाँ पे जाके हम लोग इस बारे में हेल्थ एजुकेशन दें, पोलियो के बारे में, पोलियो ड्रॉप के बारे में हेल्थ एजुकेशन दे। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इन लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी और इन लोगों में चेंजेस जो है वो आ जाएंगे। तो बाद में उसने 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल किया कि मैं DHO साहब से बात की है कि उन्होंने बोला कि कोई ऐसी हो कि वहाँ की मकामी जो ज़बान है उनमें उनको समझाए ना, जैसे अगर बलोची है, ब्रावी है, वहाँ की कम्युनिटी जो मेजॉरिटी है इस ज़बान में उनको उनकी लैंग्वेज में समझाए तो उनको अच्छी खासी समझ जाएगी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप ये तैयार करो और इनकी ज़बान में इनको मतलब कन्विंस करने की कोशिश करो कि वो लोग पोलियो ड्रॉप पिलाएं। फिर उन्होंने एक प्रोग्राम तरतीब दिया और वहाँ के जो मोतबरीन है, उनके इलाके के जो बड़े थे, उनकी फैमिलीज़ वालों को, एक स्कूल था वहाँ पे प्राइमरी, वहाँ पे सबको बुलाया और वहाँ पे फिर मैंने वहाँ पे उनको इस बारे में मैंने अवेयरनेस दी, उनको बताया। फिर उसके बाद ये जो पोलियो टीम में जो हेल्थ वर्कर्स थे उन्होंने फिर आगे खुद प्रोग्राम, पहली मरतबा मैंने उनको बताया, तरतीब दिया प्रोग्राम को, उनको इस बारे में उनकी अपनी ज़बान में मैंने उनको समझाया, उनको पम्फलेट्स दिए हैं और उनको मतलब डायग्राम के ज़रिए भी हमने समझाया, बताया और कुछ मूवीज़ भी हमने तैयार करके लेके गए थे पोलियो के, उनको दिखाया, कन्विंस करने की कोशिश की। फिर बाद में जो पोलियो की टीम थी उन्होंने बाद में आगे इस प्रोग्राम को खुद ही उन्होंने कंटिन्यू रखा और अभी कहते हैं वहाँ उस इलाके में उन लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, पोलियो ड्रॉप भी पिलाते हैं, वैक्सीनेशन भी करते हैं बच्चों की, प्रेगनेंट्स वुमेन है उनकी जो है। तो ये मतलब इलाके के लोग ये क्रेडिट आपको दे रहे हैं? जी हाँ, वो कहते हैं कि मतलब आपने हमें ये एडवाइस दिया कि इन लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है, आप लोग जाओ इनकी मोतबरीन के साथ मिल के ना इनके लिए कैसा प्रोग्राम अरेंज करो कि उनको उनमें अवेयरनेस आ जाए। क्योंकि पहले तो इनको कहते हम जिस घर में जाते थे 1-2 बार बोलते थे, फिर अगर वो नहीं मानते थे तो हम लोग छोड़ देते थे। हम लोगों के जहन में कभी नहीं आया है कि हम लोग मतलब इनको इस तरीके से कन्विंस करें। अभी उस इलाके में जाते हैं, वहाँ पे वो लोग हमें इज़्ज़त भी देते हैं, घर में बिठाते हैं, बाजी बाजी बोल के। पहले तो गालियाँ पड़ती थी इनको, अभी इनको अच्छी खासी इज़्ज़त देते हैं और वो उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा है ना, मतलब आपके वालिदैन को आप पर कितना गर्व है और किस चीज़ पर, और आपको अपने आप पर कितना फ़ख्र है, किस बात पर, किस काम पे कि जो मतलब जो काम किया है आपने ज़िंदगी में, जो कि बहुत खूबसूरत किया है आपने और बहुत ही अच्छा किया है, और आपके मतलब बहनों को या कि आपके कुलीग्स को या कि आपके वालिदैन को मतलब आपने ज़िंदगी में ऐसा ही काम किया है जो कि आप खुद समझते हैं कि मेरे लिए ये बड़ी बात है? बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि पहले मैं इस फील्ड में आना नहीं चाहती थी, बस मतलब कि अंकल और अम्मी की वजह से आ गई और उन्होंने मतलब मुझे वो किया था और साथ सपोर्ट भी कर रहे थे कि मतलब तुम करो, ये अच्छी फील्ड है, आगे तुम जाके किसी का काम आओगी, अपने इलाके वालों के, अपने मतलब मोहल्ले वालों के, अपने लोगों के काम आओगे। तो मैंने ये फील्ड ज्वाइन कर ली, मतलब यहाँ आ गई, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और अब मैं यही सोचती हूँ कि चलो अच्छा है, अच्छा हुआ, ये भी अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैंने इतना कुछ किया और अपने पाँव पे खड़ी होंगी और अपने लोगों को मतलब जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी, जो फर्स्ट एड उनको देना होगा कभी, तो वो मेरे हाथ से उनको मिलेगा और वो मतलब ठीक होंगे और मुझे दुआएं देंगे। और ये मेरे लिए बहुत मतलब फ़ख्र की बात है कि मैं किसी के काम आ सकूं। और ये ऐसी फील्ड है मतलब कि जिस वक्त भी इंसान को कोई तकलीफ़ हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हम उसके मतलब काम आ सकते हैं और इससे हमारे अम्मी अब्बू बहन भाई का भी मतलब फ़ख्र से सर ऊँचा होगा कि हमारी बेटी मतलब कि आगे जाके उसने कुछ किया और लोगों के काम आई। तो अभी आपका जो ये फील्ड जो पढ़ाई है और प्रैक्टिस है कंप्लीट है, अभी आगे आपको प्राइवेट कोई क्लिनिक या कि प्राइवेट हॉस्पिटल या कि क्या सरकारी जॉब करने का इरादा है? ये कि हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद ये कि अभी हम
कमीशन हमारा होगा, कमीशन हम क्लियर करेंगे तो फिर हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो हाल ही में एग्ज़ाम हुए थे, इसमें आपने क्लियर नहीं किया? नहीं, इसमें अभी जो लास्ट कमीशन हुए थे इसी मंथ में, सितंबर में, लास्ट मंथ में सितंबर, 27 सितंबर और 26 सितंबर को। तो ये जो हुए थे इसमें तकरीबन इन्होंने ज़्यादातर लोकल लड़कियां नहीं उठाई। डिवीज़न का लाहौर से लाया? लाहौर से मतलब लोकल लड़कियां नहीं लिए, लाहौर से आ गए थे? नॉन लोकल या वो कहीं की भी हो, लाहौर की हैं, किधर की हैं वो भी नहीं पता, पंजाब साइड की हैं और इधर उधर की मतलब हैं, लेकिन नॉन लोकल है, बलूचिस्तान की नहीं है। ज़्यादातर उन्हीं को उठाया और कलाट डिवीज़न और मकरान डिवीज़न की तकरीबन बहुत सारी सीटें खाली हैं जो नहीं उठाया, ज़्यादातर किसी को भी सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तो इस बारे में आप लोगों का क्या मतलब आगे लाहे हमला है? यही कि हमने मतलब जहाँ तक हमारी कोशिश हुई हमने मतलब मिनिस्टर तक, सीएम तक, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, वहाँ तक हमने अपनी अर्जियाँ पहुँचाई, एप्लीकेशन दी, उनसे बात की कि मतलब कि हमें इस तरह किया जाए, लिया जाए, हमारे इलाकों में इस चीज़ की ज़रूरत है। और हमारा यही मुतालबा था कि हमें 30% पे लिया जाए, लेकिन उन्होंने 50% किया हुआ था तो उन्होंने नहीं लिया हमें। तो रुखसाना, आप लोगों में ऐसा क्या मतलब नहीं है जो कि बाकी लड़कियों ने क्वालिफाई की और आप लोग पीछे रह गए? इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान के जो नट्स हैं या कि क्वेटा के, वो मतलब टैलेंट की फुकदान है? नहीं, अभी आप ये देखें ना, कई जगहों पर नाइंसाफ़ियाँ भी हो रही हैं। अभी एक 16 ग्रेड नर्स की जो है वो 50% नहीं होनी चाहिए, ये तो 70 ग्रेड की होती है ना। एक 60 ग्रेड की पर नर्स को जो है 30 पे लेना चाहिए, 17 को तो जो है वो 50 पे लेना चाहिए। जैसे कि हम लोग बेसिक नर्सेज हैं, हमारा 16 ग्रेड है, तो अभी हमारे साथ ही हमसे पहले 17 वालों का हुआ था कमीशन और उनको 40% पे उठाया गया था, 40 पे उठाया गया था। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि हमें 30 पे उठाया जाए हमारी बेसिक नर्सिंग के। और ये कि आप कह रहे थे कि हमें मतलब काबिलियत नहीं है, टैलेंट नहीं है, और हम इनको यही तो बोलना चाहते हैं। आप लोग कहते हो कि लोकल में टैलेंट नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन हम लोग अपने घरों से निकले, हम आए, हमने यहाँ पे अपने इतने साल ट्रेनिंग की और अच्छे से ड्यूटीज़ की और किसी को नाराज़ नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया और अच्छे से अपनी ड्यूटियाँ अच्छे नंबर से पास भी हुआ, हमने नर्सिंग क्लियर किया। पर ये अभी हमें क्यों सीटें नहीं दे रहे? अब हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग को लगता है हमें टैलेंट नहीं है तो हमें यही क्वेटा में रख के अपने सामने करके ड्यूटियाँ दिलवाएं। हमसे जिस तरह की टफ से टफ ड्यूटियाँ लेना चाहते हैं, हम टफ से टफ ड्यूटियाँ करने के लिए भी तैयार हैं। लाइफ में कर चुके हैं, अकेले इमरजेंसी हैंडल करते हैं, अकेले हम लोग वार्डों में होते हैं, तो उस टाइम भी तो यही लोकल लड़कियाँ हैं, उस टाइम तो कोई नहीं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी जब पोस्टों की बात हो रही है तो अभी कहते हैं लोकल्स में टैलेंट नहीं है। अगर टैलेंट नहीं है तो फिर ये 4 साल हमने यहाँ पे क्या किया है? हम लोग कैसे ये 4 साल क्लियर करके हम लोग कैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कमीशन दिए हम लोगों ने, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो सूबाई हुकूमत ने क्या किया? बस यही कि हमें आश्रय दे रहे हैं। अभी लास्ट टाइम भी हमारी लड़कियां गई थी कल सीएम से मिलने, सीएम फिर वो चला गया था इधर उधर। अभी तक वो मतलब ये दे रहे कि हौसला दे रहे कि हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने कुछ नहीं किया। और जो सिलेक्ट हुए और उनकी वाइवा की डेट भी उनको दे दी है। हम यही कह रहे हैं कि हम केस करेंगे और जो हम यही चाहते हैं कि हमने जो कमीशन दिया है हमें भी वाइवा में उठाया जाए, वाइवा हमारा भी लिया जाए। और तब तक हम लोग केस करेंगे तब तक कि इनका वाइवा नहीं लिया जाए। अगर होगा तो हम सबका साथ ही हो। अगर इनको उठाना नहीं है, पोस्टें नहीं देने, तो फिर एडमिशन क्यों देते हैं? 4 साल लड़कियां इतने दूर दराज इलाकों से आके यहाँ पे पढ़े रहते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होते हैं लड़कियों की, तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हॉस्टलाइज हैं, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम्स है, 4 साल ये लोग फेस करते हैं। तो फिर अगर इनको पोस्टें नहीं देना है तो फिर एडमिशन क्यों देते हैं? ये भी एक बोलने वाली बात है, एक क्वेश्चन है कि एडमिशन क्यों देते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम तो लड़कियां और ज़्यादा होंगे, नेक्स्ट टाइम तो और भी न्यू बैचेस आएंगे, अप्लाई करेंगे, तो फिर कैंडिडेट्स की जो तादाद है वो और ज़्यादा होंगे, फिर ये पोस्टें कैसे मिलेंगे इनको? तो क्या हुकूमत क्या बोल रहा है या कि पब्लिक सर्विस कमीशन क्या बोल रहा है कि वो रूल को चेंज करेंगे, आप लोगों को वाई भी लिया जाएगा या कि आप लोगों को स्किप करेंगे?
कोई नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन जो है वो इस बात को नहीं मान रहे हैं। वो अब यही कह रहे हैं कि मतलब कि ये हो जाए सिलेक्शन, उसके बाद 1 महीने बाद दोबारा आप लोग के मतलब कमीशन होंगे, डॉक्यूमेंट जमा करवाना, आप लोग दोबारा मतलब अप्लाई करना। लेकिन हमारा ये प्रॉब्लम है, हम सारी लड़कियां दूर दराज से आई हैं, दूर इलाकों से, जैसे कलात, मकरान, गवादर और मारा हब, लसबेला, इधर उधर से सारी लड़कियाँ आई हैं। अब हम यहाँ से चले जाएंगे तो फिर हमारा रिहाइश का मसला है, और हम अकेली लड़कियाँ बाहर नहीं रह सकती हैं, हालात ठीक नहीं है। हम दोबारा से आएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, और तकरीबन सारी गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं बार बार आएँ या जाएँ, इतना ख़र्चा करें, रिहाइश का मसला। तो बस यही हम कहते हैं कि हमें इसी दफ़ा में उठाया जाए। और ये है कि चेयरमैन फ़िलहाल इस बारे में नहीं मान रहा, सख्त तो बहुत सख्ती दिखा रहा है, और हमने CM तक भी बात की है। CM ये कि हौसला दे रहा है। तो आप लोगों ने दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं रखा कि मतलब अगले अगर पोस्ट आएंगे हमें वेटिंग लिस्ट पर रखें और फिर हमें एग्ज़ाम नहीं लिया जाए, डायरेक्टली वाई लिया जाए? हम तो अभी भी यही कह रहे हैं, हमसे मतलब डायरेक्ट हमने आपको यही कहा कि अगर हमें ये लोग नेक्स्ट टाइम हम अगर अप्लाई करेंगे तो हमें हो सकता है अगेन ब्लैक लिस्ट में डालें, क्योंकि हमने इतना कुछ किया है, स्ट्राइक की है, इतने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो हो सकता है हमारे साथ ये लोग कुछ दोबारा गलत करें, नाइंसाफ़ी हमारे साथ दोबारा हो। बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमें इसी तरह वाइवा में उठाया जाए, सिलेक्शन हमारी की जाए इन्हीं के साथ। चलो, प्रोग्राम का वक्त अभी करीब और आखिरी क्या कहते हैं मिनट तक पहुंच चुका है, आखिरी लम्हे तक। अब रुखसाना, आप कोई ऐसा मैसेज आपके ज़हन में है कि आप अपने साथियों, कोलीग्स या कि उन लड़कियों को जो कि गांव में रहते हैं और कबायली मुआशरे के बेंट चढ़े हैं, और उनके माँ बाप को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो अपनी लड़कियों को बाहर भेजें और यहाँ नर्सिंग की तरफ, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो? मैं इनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब वो अपनी लड़कियों को बाहर निकालें, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, पढ़ने के लिए बाहर भेज दें, क्योंकि एक औरत की कामयाबी या एक औरत की एजुकेशन ना पूरे ख़ानदान की, एक कुंबे की एजुकेशन है। अगर एक औरत तालीम याफ्ता होगी, चाहे एजुकेशन में हो चाहे हेल्थ में ना, तो फ़ायदा माशरे की है और फैमिलीज़ की। मैं ऐसे पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगी कि खुदारा अभी आगे बढ़ो और अपनी बच्चियों को बाहर निकालो, उनको ऐसे फील्ड में भेजो ताकि कम से कम अपने इलाके की तो फर्स्ट एड तो दे सके, इतना तो हो कि अपने इलाके में फर्स्ट एड तो दे सके। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी पेरेंट्स को, ख़ासकर जो मतलब पेरिफेरी में है या ऐसे कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ़ है। तो कोशिश तो करना चाहिए कि अपने बच्चों को बाहर भेजें, क्योंकि कब तक ये कबायली रस्म रिवाज ये भी तो है, लेकिन ये जो हमारे जो बेनिफिट है जिस चीज़ में हमारे लिए, जैसे नर्सिंग में या एजुकेशन में, इनमें अपने बच्चों को भेजना चाहिए। और ख़ासकर ये नर्सिंग में, हेल्थ में तो बहुत ही लाजमी है, क्योंकि जान है तो जहान है। ये मेरा मैसेज है ना। आप अपने आम उम्र मतलब लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप लोग भी मतलब अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। जैसा कि पहले लड़कियाँ नहीं निकलती थी, अभी आप लोग अपने माँ बाप को फोर्स करो, उनको कन्विंस करो कि हमें आगे पढ़ाया जाए, भले कोई भी फील्ड हो, लेकिन आगे जाके आप लोग को किसी चीज़ के बारे में पता चले कि बाहर निकल के क्या होता है क्या नहीं होता। आप लोग अपने पाँव पे खड़े हो सको कि आप लोग अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ कर सको। सामिन, आज का हमारे प्रोग्राम यहाँ अख्ताम पजीर हो गया, लेकिन आप लोगों ने इनकी जो राय है और उनके ख्यालात हैं वो सुनी, और आपने ये भी रियलाइज़ किया कि उनके कैसे मसाइल हैं, और उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी ज़िंदगी के और उस कोर्स के कैसे मसाइल का सामना किया, और एक ऐसी ड्यूटी जो कि कभी उनका टाइम नहीं होता है और दिन में भी हो सकता है और रात में भी हो सकता है, और उन्होंने कैसे बर्दाश्त किए, कैसे जुल्म व सितम उन्होंने बर्दाश्त किए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, और ये अपने जो हौसले हैं उनके फस्त नहीं हुए हैं, और उन्होंने अपने ज़िंदगी का जंग लड़ा और मुआशरे और हमारे अवाम की बहुत बड़ी खिदमत की। उन्होंने अवाम से बड़ी नेक दुआएं ली, और इसके अलावा
उनके माँ बाप को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चियों को यहाँ इतनी किलोमीटर दूर यहाँ भेजा, और उनको मैं सर झुका के सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इस कदम उठाया। यकीनन आप के दिल और माइंड के अंदर एक जोश और वलवला भी पैदा हो गया कि आप लोगों ने भी अपने बच्चियों और बच्चों को यहाँ दूर बेचकर या कि हॉस्पिटल में बेचकर या कि किसी भी मेडिकल फील्ड में बेचकर अपने बच्चों से भी अपने इस्तिफ़ादा हासिल करना है, तो इस फील्ड में बेचना है। तो मेरी दुआ है कि आप सब लोगों को अल्लाह सलामत रखे, और आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अगर सामीन आप लोगों में से किसी अपना राय देना चाहते हैं तो फेसबुक में हमारा ऑफिशियल पेज है FM 88 क्वेटा बलूचिस्तान। मेरा अपना पर्सनल ID है RJ खालिद असनी, और ट्विटर में हमारा पता है @रेडियो चिल्तन। तो इसी के साथ ही आज के हमारी प्रोग्राम यहाँ इख्तिताम पजीर होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अगले हफ्ते तक।